ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त से दिसंबर 2025 वर्ष के अंतिम 5 महीने में बनने वाले 14 विशेष योगों के बारे में। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा कि मेरे चैनल पर साप्ताहिक राशिफल आते हैं, जिसमें चंद्रमा के गोचर पर आधारित विश्लेषण होता है। मासिक राशिफल में सभी ग्रहों पर आधारित होता है और जीवन की मुख्य चीज़ों पर मैं विवेचन करता हूँ। और त्रैमासिक राशिफल में भी 3 महीनों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर बहुत ज़्यादा मैं विश्लेषण या नज़र डालता हूँ, और यथासंभव ग्रहों के गोचर पर भी वीडियोस देता ही हूँ। यह जो वीडियो है ये एक अति विशेष है, क्योंकि इसमें मैं सारे ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर कोई नज़र नहीं डालूंगा, लेकिन ऐसे 14 विशेष योग जो मैंने अंकित करे हैं आने वाले 5 महीनों में, जो बनेंगे, जो बहुत प्रभावशाली होंगे, जिनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होगा, अच्छा बुरा दोनों ही हो सकता है। और जो व्यक्ति समझता है कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन की विद्या है, कोई जादू टोना ही नहीं है, ना ही कोई इसको मैं प्योरली साइंस कहता हूँ, मैं हमेशा इसको विद्या ही कहता हूँ। और ये एक ऐसी विद्या है जो अंधकारमय जीवन में थोड़ा प्रकाश डाल सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए जो समझते हैं कि हाँ, ग्रहों का आंकलन और उसके हिसाब से अपने जीवन को जीना, अच्छी चीज़ों से लाभ उठाना, बुरी चीज़ों से बचना, उनके लिए अवश्य जो राशिफल होगा 14 विशेष योगों का बहुत विशेष होगा। और यकीन मानिए कुछ बहुत अलग परिस्थितियाँ बन रही हैं 5 महीनों में। कुछ ग्रहों की युतियाँ होंगी, कुछ ग्रहों के समसप्तक योग होंगे, कुछ ग्रहों का वक्री प्रभाव होगा, कुछ ग्रह आगे बढ़ जाएंगे अतिचारी होने के कारण, वहीं कुछ ग्रहण भी लगेंगे। तो बहुत कुछ घटित होगा। इनकी विवेचना करने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। चलते हैं पहले विशेष योग की तरफ, जो कि है 17 अगस्त से 17 सितंबर 2025 केतु सूर्य ग्रहण दोष। केतु का जो गोचर है वो सूर्य के साथ, या कहिए मिलन जो है वो सूर्य के साथ हो जाएगा 17 अगस्त को, और सूर्य केतु के साथ ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे। वैसे मैं कई बार बताता आया हूँ, 2 चीज़ें हैं। एक खगोलीय घटना होती है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, जो साल में लगते हैं। अब जैसे 2025 में 4 बार टोटल लगेंगे, 2 लग चुके हैं, 2 आगे आने वाले टाइम में लगेंगे। एक होता है ज्योतिषीय ग्रहण दोष, जैसे आपने सुना होगा कि इसकी कुंडली में ग्रहण दोष है, ये है वो है। तो वो कैसे बनता है? वो चंद्रमा और केतु का राहु केतु से मिलन पे बनता है। चंद्रमा पर तो हर महीने में 2.5 दिन के लिए, या कहिए 5 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए राहु के साथ, 2.5 दिन के लिए केतु के साथ ग्रहण दोष लगता है। सूर्य पर साल में 2 बार लगता है, लेकिन 1-1 महीने के लिए लगता है। 1 महीने के लिए वो केतु और 1 महीने के लिए राहु के साथ बैठते हैं, तब ग्रहण दोष होता है। अब डिपेंड करता है कि ग्रहण दोष कहाँ पे बन रहा है। 11वें घर में ग्रहण दोष का बनना कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता। सूर्य 11वें घर के स्वामी भी हैं और केतु के साथ बैठे हैं। आपकी कोई पेमेंट अगर अटक रही थी, कोई पैसों का काम अटक रहा था, अचानक से उस पैसे की प्राप्ति के योग आपके बन सकते हैं। 11वां घर उपचय भाव है, और केतु क्या है, सूझबूझ भी है, नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं। तो अगर आप स्किलफुल हैं, अगर आपके पास ज्ञान है, तो ये 1 महीना होगा अपने ज्ञान के द्वारा अपनी इनकम को बढ़ाने का, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने का, अपने जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका लाभ उठाने का। और इसके साथ ही सूर्य केतु जब 11वें घर में होते हैं, और स्पेशली 11वां घर सूर्य का ही है, तो अचानक से बहुत कुछ नया सीखने का अवसर भी मिलता है। आप किसी भी लेवल पे हो, स्टूडेंट्स हैं, काम करते हैं, बिजनेस में हैं, हर चीज़ में आपको कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। 10वें घर से दूसरे में ग्रहण दोष लगना कभी कभी कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सूर्य बॉसेस के कारक हैं और केतु के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के जहाँ मौके तो मिलेंगे, वहीं आपके बॉसेस आपके सपोर्टिव नहीं होंगे। और आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा विघ्न अगर कोई इस 1 महीने में उत्पन्न करेगा तो आपके बॉसेस ही होंगे। और ओवरऑल भी क्योंकि सूर्य बॉसेस के कारक हैं, तो यहाँ पे 1 महीना
कार्य क्षेत्र में बॉसेस से संबंध बिगड़ेंगे। और अपनी पिताजी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सूर्य केतु युति वैसे भी पिताजी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन लेट्स से कि 70% कुंडलियाँ जहाँ पे सूर्य केतु की युति होती है जातक की, उनके पिताजी को बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। तो यहाँ पे अपने पिताजी पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये इनकम का भाव है। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं, बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब सरकारी जॉब में जाने के योग तो या जाने के चांसेस तो कम होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाती जॉब, सरकारी जॉब, पर हाँ वो स्टैंडर्ड्स बहुत ऐसे हैं कि या तो आपने किसी का सच में एकदम चिढ़ा ही दिया, या कोई आपसे नाराज़ ही हो गया ऊपरी लेवल पर तो है, अदरवाइज़ तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। मैं फिर से कहूँगा इम्पॉसिबल नहीं है, पर हाँ कम चांसेस होते हैं। लेकिन बाकी तो चीज़ें होती हैं, कोई इंक्वायरी बिठा दी आपके खिलाफ, कोई सस्पेंड कर दिया आपको, कोई नोटिस भेज दिया, भाई रीज़न बताओ इस चीज़ का, होता है बहुत भयंकर। तो जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको भी बहुत केयरफुल रहना। और प्राइवेट जॉब में भी कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे नाम आदि खराब हो सकता है, गुडविल खराब हो सकती है। और अगर आपका सरकार से बहुत लेना देना है, बिजनेस करते हैं, आपको लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, दुनिया भर की परमिशन चाहिए होती है, तो वो चीज़ें पहले ही करवा लीजिएगा, अदरवाइज़ ये युति होगी तो काम अटकेंगे, सरकारी बाधाएं बहुत आएंगी। तो जहाँ कुछ अच्छा प्रभाव है, कुछ बुरा भी है। एक अच्छी चीज़ होती है, केतु 11वें घर में होते हैं और 11वें घर का स्वामी वहाँ पे आ जाता है ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनिशियली ये होगा कि कभी कभी जीवन ना थोड़ा सा नीरस सा लग जाता है, सब कुछ होते भी ना ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है जीवन में। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि 1 महीने का योग है, धीरे धीरे करके ना व्यक्ति को ये भी रियलाइज़ होता है कि भाई इतनी चीज़ों की शायद आवश्यकता भी नहीं, जितना मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इतना पैसा कमाना है, वहाँ भी लेना है प्लॉट, ये भी फ्लैट लेना है, ये करना है, शायद उतनी आवश्यकता भी नहीं है एक अच्छे जीवन के लिए। तो ये क्लैरिटी भी धीरे धीरे करके सूर्य केतु की युति आपको देकर जाएगी। अचानक से इन्वेस्टमेंट से बचें, और जब थोड़ा सा अगर बहुत ही डाउन फील करें तो अगर आपके दोस्त आदि हैं उनके टच में रहिएगा। दोस्तों को बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वही एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं यूजुअली, जिनसे हम मन की बातें बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपके 2-3 ही दोस्त हैं, भले अच्छे हैं, बल्कि भले ही 2 दिन हैं लेकिन अच्छे हैं, तो बहुत लकी हैं आप अगर आप उनसे रेगुलर बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हम अपने घर वालों से, पति पत्नी से, बच्चों से एक दायरे में ही रह के और कुछ चीज़ों में ही बात कर सकते हैं। दोस्तों से हम कई प्रकार की बातें और एकदम खुले मन से। तो यहाँ पे अगर कभी लगे तो अपने दोस्तों से अवश्य बातचीत कीजिएगा, बहुत एक अच्छा अनुभव और एक बहुत मन की क्लैरिटी भी आपको आएगी। क्योंकि सूर्य का केतु पे प्रभाव है और केतु 7वें घर को देख रहे हैं, सरकारी बाधाएं बिजनेस में दिख रही हैं, लेकिन ये है कि अगर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे थोड़ा काम करते हैं तो ये केतु सूर्य की युति को, दोनों ही अग्नि तत्व हैं, आपको कुछ बहुत बड़ा बदलाव भी देकर जा सकते हैं। भाई बहनों से संबंध पर थोड़ा सा ध्यान दें। चलते हैं दूसरे विशेष योग की तरफ, जो कि है 21 अगस्त से 30 अगस्त 2025 लक्ष्मी नारायण योग। कैसे बनता है लक्ष्मी नारायण योग? जब बुध और शुक्र साथ में होते हैं। देखिए, वैसे तो बुध शुक्र आसपास ही घूमते हैं, साल में इनकी युति हो जाती है, डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन बन रही है, और आसपास ही रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा साथ में ही बैठते हैं। कारण यह है कि बुध जो हैं वो सूर्य के या तो साथ में ही रहेंगे, या मैक्सिमम एक घर पीछे, मैक्सिमम एक घर आगे, और शुक्र जो हैं वो या तो सूर्य के साथ ही दिखेंगे आपको, या मैक्सिमम 2 घर आगे, मैक्सिमम 2 घर पीछे। कोई भी कुंडली उठाकर देख लीजिए, ऐसा ही मिलेगा कि एस्ट्रोनॉमी है, ग्रहों की स्थिति ऐसी ही होती है। लेकिन लक्ष्मी नारायण योग एक अच्छा योग माना जाता है, बहुत शुभ योग माना जाता है, और ये 9 दिन के लिए आपके 10वें घर में रहेगा। और इसमें वैसे ही एक शुभ योग है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि एक शुक्र इन्वॉल्व हैं जो आपके लग्नेश हैं, और दूसरे बुध इन्वॉल्व हैं जो आपके भाग्येश हैं। तो लग्नेश और भाग्येश कर्म भाव में साफ बता रहा है कि ये योग बहुत विशेष रहेगा आपके लिए। कर्म भाव में दोनों शुभ ग्रह अंकित कर रहे हैं कि कार्यक्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है, कार्यक्षेत्र में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। और क्योंकि एक कर्म भाव है, दोनों शुभ ग्रह साथ में है, और ये एक प्रकार का भाग्यकारी योग भी है, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश ये वैसे भी राजयोग है, क्योंकि एक लग्न, एक केंद्र का स्वामी, एक त्रिकोण का स्वामी, दोनों ही केंद्र में बैठे हैं। तो कार्यक्षेत्र में प्रमोशंस, नाम बनना, पहचान बनना, और जीवन में सकारात्मकता, सफलता, कई मौके, डूबा हुआ पैसा, इन सब में लाभ प्राप्त हो सकता है।
क्योंकि शुक्र 8वें घर के स्वामी है और बुध 12वें घर के स्वामी है, और बुध लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं। ये अंकित करता है कि जिनका गुप्त धन का स्तोत्र है या विदेश से कोई पैसे का स्तोत्र है, उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। और ये वो टाइम है जब जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। और ये दोनों शुभ ग्रह मिलकर चौथे घर को देखेंगे, यानी कि भौतिक संपन्नता, वाहन लेना हो या ज़मीन खरीदनी हो, प्रॉपर्टी लेनी हो, सब में ही यहाँ पे एक लाभान्वित करने वाला योग आपके लिए बन रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आपको समझना है, इस पॉइंट को समझा कीजिए। कुछ लोग, अब मुझे लगता है कुछ लोग बिना समझे ही या बस जानबूझ के इस चीज़ को कमेंट करते हैं। जिनकी कुंडली अच्छी है, इस टाइम पे अच्छा टाइम चल रहा होगा, दशा अंतरदशा, क्योंकि राशिफल सामान्य आधार पे ही होते, तो नहीं बता सकते कि भाई किसकी कुंडली कैसी है। राशिफल का औचित्य केवल एक जनरल अवेयरनेस के लिए होता है। तो अगर यहाँ पे समय आपका अच्छा चल रहा है, दशांतदशा ठीक है, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप देखिए आपके काम कितने बन रहे हैं, आपके जीवन में ईज कितना है, यानी कि दशांतदशा अच्छी है, काम अटक रहे हैं, स्वभाव खराब है, लोगों से लड़ाई झगड़े, लोन्स, तबीयत खराब, ये अंकित करता है बिना कुंडली देखे भी ना। अगर देखना है कि कुछ सिम्टम्स, तो ये बुरी दशा अंतरदशा होती है। तो यहाँ पे अगर अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि बुध जो है वो 12वें घर के स्वामी है, चेंज अंकित करता है, और बुध 10वें से 12वें के स्वामी भी है। तो और शुक्र क्या है, अष्टमेश है, अष्टम भाव चेंज दिखाता है। जॉब चेंज के बहुत अच्छे योग बनते हैं, और क्योंकि 12वें घर का प्रभाव आ गया, तो विदेश में भी अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, और क्योंकि 10वें से 12वां ट्रांसफर्स का भाव होता है, तो कभी कभी आपको चाहिए होता है कि आपकी कंपनी ही आपको विदेश भेज दे, तो ईजी रहता है अपने आप जॉब ढूंढना, और कंपैरेटिवली दूसरे साइड पर आपकी कंपनी आपको भेज दे, तो वीज़ा प्रोसेस से लेकर कई चीज़ों में सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। इसको ऑन साइट कहते हैं, जितना मुझे पता है। तो ऑन साइट अगर आप जाना चाहते थे कि आपकी कंपनी का कोई या मेन हेड किसी और कंट्री में है, तो बहुत अच्छा योग है, और जॉब चेंज करने का भी अच्छा योग है। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी दशांतदशा बहुत अच्छी नहीं है, कुछ लोगों के जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती है अगस्त के अंत में, और कुछ लोगों की जॉब जा भी सकती है, क्योंकि अष्टमेश भी है। और जैसे मैंने कहा, अगर बुरा समय चल रहा है, इसमें देखिए कि आपका आसपास कैसी चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ कितना जीवन आपका सरल है और ईजी है, और आपकी कंपनी में क्या व्यवस्था है। अगर वहाँ पे भी जॉब्स जा रही हैं, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, मोटे मोटे तौर पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए तो ये अच्छा ही प्रभाव होगा। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, नेगेटिव अवश्य हो सकता है। कर्म भाव में शुक्र बुध का होना क्रिएटिविटी, बुद्धिमत्ता और बौद्धिक क्षमता के कारण भी जीवन में प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। तो इस योग का लाभ उठाइएगा। अब चलते हैं तीसरे विशेष योग की तरफ, जो कि है चंद्र ग्रहण। कहाँ लगेगा? कुंभ में। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर। देखिए, ग्रहण जो एक दोष की अभी हमने बात करी थी, उसका प्रभाव भी तो जब तक वो ग्रह साथ में रहेंगे रहता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनका प्रभाव एक एक महीने तक व्यक्ति के जीवन पर रहता है। मैदिनी ज्योतिष में सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट 6 महीने तक रहता है, जब हम जगत की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। पर यहाँ की अगर हम बात करें, तो जैसा मैंने कहा कि आपके जो पंचम में जब ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण, इसका इम्पैक्ट करीबन 1 महीने तक देखने को आपको मिलेगा। पंचम में ग्रहण लगना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा इसमें इन्वॉल्व है और वो 10वें घर के स्वामी हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी जॉब जाने की। ये योग अभी भी दिखा रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जॉब जाने के थोड़े से योग हैं, क्योंकि 10वें घर के स्वामी ही ग्रहण युक्त हो गए, और ये 10वें से अष्टम में। और यहाँ पे अगर सितंबर में किसी के साथ जॉब जाने का दिक्कत आती है ना, बहुत सडन होगा, मतलब कि बिल्कुल आइडिया नहीं, बिल्कुल एंटिसिपेशन। वहाँ मैंने क्या कहा था, कंपनी में हालात बुरे हैं। यहाँ पे अगर जॉब गई, सब ठीक होगा, लेकिन मे बी मैनेजमेंट का कोई डिसीजन हो जाए और आपको जॉब से हाथ गंवाना पड़े। पंचम में ग्रहण लव लाइफ में बहुत अचानक से दिक्कत है। आप देखेंगे 7 सितंबर के आसपास से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, कुछ लोगों के ब्रेकअप भी हो सकते हैं, और स्टूडेंट्स का बिल्कुल मन नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी एक ग्रहण लगना पंचम में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। यहाँ पर बुध की दृष्टि भी है, और बुध ऑलरेडी यहाँ पर केतु के साथ बैठे हुए हैं, कारक हैं जो स्टडीज़ के। तो ये बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए भी कष्टकारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो है, पंचम भाव है, चंद्रमा इन्वॉल्व है, तो आपका फोकस नहीं रह पाएगा। ये 7 सितंबर का जो ग्रहण आपके लिए लग रहा है, ये थोड़ा सा कष्टकारी है। मानसिक स्तर पर इसका बहुत प्रभाव होगा।
ओवर थिंकिंग तो बल्कि बेइंतहा, बल्कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, अपने माइंड पर कंट्रोल ही खो बैठना और फोकस की कमी के कारण बहुत गलतियाँ होंगी। और जैसा मैंने कहा लव लाइफ, स्टूडेंट्स, इनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टाइम है। तो एक ग्रहण का इम्पैक्ट थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा। कोशिश कीजिए कि अपने मानसिक स्तर पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, दान करें, अवश्य उससे लाभ मिलता है। और अपने आप को एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखें, उन लोगों से, उन परिस्थितियों से दूर रहें जो आपको मानसिक रूप से तनाव में डालती हैं। आफ्टर अ सर्टेन एज हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें किन लोगों के साथ बैठना है, उठना है, बात करनी है। अगर ये हमें पता ही नहीं है, लेट्स से कि 30 के बाद भी, 30 के बाद भी, तो फिर व्यक्ति की अपनी ही गलती है। ठीक है, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे हम लोगों के साथ होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, पर आफ्टर सर्टेन एज, हाँ, अब जो जॉब पे जाते हैं उनकी अलग बात है। पर मेरे हिसाब से यहाँ पे अपने आप को नकारात्मक लोगों से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रहिएगा, क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी है एकदम आप पर प्रभावित होगी और उसके कारण, जैसा मैंने हर एरिया में कहा है, नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे कोई धन से संबंधित निर्णय ना ले, और स्पेशली स्पेकुलेटिव मार्केट से तो बहुत बच के रहें। और स्पेशली जो लोग जो क्रिप्टो आदि और जो ऑनलाइन जो बहुत रिस्की चीज़ें होती हैं उनसे बच के रहें, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव आपके लिए अवश्य दिख रहा है। चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि है 13 सितंबर से 27 अक्टूबर मंगल गुरु राहु का त्रिकोणीय योग। मंगल आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, ये त्रिकोणीय योग बन रहा है। हाँ, गुरु 18 अक्टूबर तक ही रहेंगे, लेकिन एक लंबा अरसा यहाँ पे योग बनेगा। पहले तो मंगल का लग्न में आना ठीक होता है, बुरा नहीं माना जाता, लेकिन मंगल दोष तो है, और अगला भी जो गोचर होगा वो मंगल दोष युक्त तो होगा। मैं हमेशा कहता हूँ दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता है। अच्छा, लग्न में अगर मंगल आपके लिए आते हैं तो पहला तो वो धनेश है, उनका लग्न में आना धन का योग बनाता है, और वो सप्तमेश भी हैं, तो ये विवाह का योग भी बनाता है। अब वैवाहिक जीवन की अलग बात होती है, दो चीज़ें हैं, एक वैवाहिक जीवन और एक है विवाह का योग। तो यहाँ पे जब मंगल लग्न में आ रहे हैं, उन पर राहु का प्रभाव भी और गुरु का प्रभाव भी है। राहु और गुरु दोनों ही विवाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। मैं हमेशा राहु की बात करता हूँ कि राहु एक कैटलिस्ट का काम करते हैं विवाह में। तो क्योंकि और दोनों एक्सपेंडर्स हैं, तो मंगल क्या है, सप्तमेश है, तो उनका लग्न में आना, पहला तो वो धन स्थान के स्वामी है, राहु मंगल का प्रभाव, यानी कि धन बढ़ेगा। सप्तमेश है, विवाह के योग बनेंगे, और बिजनेस के भाव के स्वामी है, तो बिजनेस भी आपका बहुत तेज गति से बढ़ेगा। तो ये मंगल का लग्न में आना प्रथम दृष्टिया धन, बिजनेस, पैसा, अथॉरिटी, विवाह का योग, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। राहु मंगल अपने आप में बहुत ऊर्जात्मक एक योग होता है। तो जब मंगल लग्न में है तो फिजिकल एनर्जी, राहु पंचम में बैठ के देख रहा है, राहु मेंटल एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा विचार आएंगे जो प्रैक्टिकल भी होंगे, और अपनी प्रॉब्लम्स के निवारण आपको प्राप्त होंगे। गुरु का प्रभाव भी है, और गुरु क्या है, दो आपके उपचय भावों के स्वामी और भाग्य स्थान में बैठ के देख रहे हैं। मंगल उपचय भावों के कारक होते हैं। गुरु का मंगल पर प्रभाव, गति रहेगी, कई अटके हुए कार्य पूर्ण कर पाएंगे, और जीवन में बहुत समृद्धि यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकती है। ये मंगल का गोचर आपके लग्न में बहुत शुभ है, स्पेशली आर्थिक दृष्टिकोण से। लेकिन अगर हम देखें तो मंगल आपके सप्तम भाव में, सप्तम भाव के स्वामी हैं, वैवाहिक जीवन के कारक हैं, सॉरी कारक नहीं, वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं, आपके लिए बनते हैं, और उन पर छठे घर के स्वामी की दृष्टि है, जो सप्तम से 12वां है, यानी कि गुरु, और जो अतिचारी है, जिनकी मैरिड लाइफ में, और सप्तम को अगर हम देखें तो केतु की दृष्टि है, सप्तम से छठे में ऑलरेडी एक वक्री ग्रह चल रहा है। तो ये मंगल दोष जब बनेगा, बाकी चीज़ों पर तो अच्छा प्रभाव दिख रहा है, लेकिन मैरिड लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सप्तम से 12वां यानी कि छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैरिड लाइफ में सेपरेशन के लिए। तो यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में अचानक से बहुत एग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, और जिनकी कुंडली ऑलरेडी वीक है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं होगा। अचानक से चीज़ें सेपरेशन की तरफ जा सकती हैं। पर यह है कि राहु और गुरु, जैसा मैंने कहा, ये वृद्धि के कारक ग्रह हैं, तो उनका लग्न में बैठे मंगल पर प्रभाव, यानी कि कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, स्किल्स, विल पावर सब बढ़ेगा, और वो दूसरे घर के स्वामी भी, यानी कि धन कमाने के भी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो ये मंगल और गुरु राहु का जो त्रिकोणीय योग है, ये कुछ चीज़ों पे अच्छा, स्पेशली भौतिक चीज़ों पर थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव भी दे रहा है।
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग है। और क्योंकि मंगल कुटुंब के भाव के स्वामी भी हैं, तो अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बातचीत अगर चल रही थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर घर में कोई मसला था जिसको आपको सुलझाना है, उसके लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। एग्रेशन पर थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। राहु मंगल का प्रभाव लगने पर आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप इम्पल्सिव हो गए और लड़ाई झगड़े आपके स्टार्ट हो गए, तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर रहिएगा। चलते हैं पांचवें योग की तरफ, जो कि है शुक्र और केतु की युति। शुक्र का गोचर होगा 15 सितंबर को और उनकी युति बनेगी केतु के साथ। अब यहाँ पे 17 सितंबर तक सूर्य भी हैं, तो उनको हम आगे ही ले जाते हैं क्योंकि 2 दिन बाद उनका गोचर हो जाएगा, ताकि शुक्र और केतु पर ध्यान ज़्यादा रखें। मैं पहले भी इस चीज़ को कई बार बता चुका हूँ, शुक्र राहु की जोड़ी बहुत अच्छी है। अभी तो देखा जाए तो केतु भी शुक्र को अपना गुरु मानते हैं, राहु भी गुरु मानते हैं, लेकिन शुक्र और केतु की जो प्रकृति है ना, वो एकदम विपरीत है। ये भोग है तो ये योग है, ये अटैचमेंट है तो ये डिटैचमेंट है, ये लग्जरीज हैं तो ये वैराग्य है। अब ये सारी जो क्वालिटीज़ है ना, ये राहु में है। राहु का तो खैर अलग ही लेवल है, तो इसलिए राहु शुक्र की जोड़ी अच्छी है, कलयुग के लिए बहुत अच्छी है। शुक्र केतु जोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती, इवन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। और यहाँ पे अभी हमने मैरिड लाइफ की बात करी थी, मंगल पर छठे घर के स्वामी, गुरु का प्रभाव, राहु का प्रभाव, तो यहाँ पे ना पुनः मैरिड लाइफ में ही दिक्कत आएगी, क्योंकि मैरिड लाइफ के कारक हैं सप्तम से त्रिकोण में बैठे हैं, और क्योंकि वो अष्टमेश भी हैं। अब अच्छी चीज़ इसकी पहली चर्चा करते हैं, फिर नेगेटिव पे आते हैं। अष्टम के स्वामी केतु के साथ बैठ गए। केतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बहुत बड़े कारक हैं, और तो यहाँ पे अगर आपको लेट्स से कि कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचनी थी, क्योंकि 11वां घर है, लाभ है, या फिर कुछ वाद विवाद सुलझाना था, उसके लिए अच्छा है। और कोई आपका बहुत पुराना पैसा रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो पैसा भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि शुक्र लग्नेश है और उनका केतु से मिलन हो गया, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। और ये भाव जो है छठे से छठा है, अचानक से बड़े रोग जिस पे बड़ा खर्चा होगा, ये हो सकते हैं। तो ये शुक्र केतु युति मैरिड लाइफ, इवन लव लाइफ और सेहत, इस पर बुरा प्रभाव देके जाएगी। सेहत की यहाँ पे बात करें, क्रॉनिक डिजीज, आँखों के रोग, डायबिटीज़ जिनको है, दांतों के रोग और कई प्रकार की ग्रंथियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल इश्यूज सडनली यहाँ पे इरप्ट हो सकते हैं। तो ये शुक्र केतु युति बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होगी। यहाँ पे कभी कभी व्यक्ति का जीवन बहुत नीरस भी हो जाता है और उसके जीवन से आनंद भी चला जाता है। कई लोग जो सच में संन्यास लेते हैं ना, उनकी कुंडली में शुक्र केतु साथ में होते हैं, और कुछ ऐसे भाव भी होते हैं, कुछ ग्रहों का 4-8-12 का, या और भी कुछ शनि का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाता है। क्योंकि देखिए, केतु अकेले संन्यास नहीं दिलवा सकते, ये सत्यता है। हाँ, कारक हैं, शनि भी कारक है, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन। शुक्र केतु, क्योंकि शुक्र क्या है ना, भोग है, लालच है। अब केतु के साथ बैठ गए तो खत्म ही हो गया, अटैचमेंट ही खत्म हो गया। वही कौन संन्यास लेगा? वैराग्य किसके मन में होगा? जिसके मन में कुछ है ही नहीं किसी के प्रति। साधु कौन बनता है? जो अपना खुद पिंडदान करे, अपने घर वालों का पिंडदान करे जीते हुए। कौन कर सकता है ऐसा? तो कहना आसान है मेरे को संन्यास लेना है, करना बहुत मुश्किल होता है। हम बंधे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कितने भवबंधनों से हम बंधे हैं, और एक के बाद एक बनते रहते हैं। मोक्ष लेना कितना आसान होता तो हर कोई व्यक्ति ले लेता, लेकिन जैसा मैंने कहा, शुक्र केतु होते हैं अगर इनकी कॉम्बिनेशन में, वो लोग सच में संन्यास की तरफ में भी इनिशियली, लेकिन अंततः जाएंगे या जाते हैं। तो यहाँ पे ना वही, क्योंकि केवल गोचर की बात कर रहे हैं, तो जीवन कभी कभी बहुत नीरस और एकदम उदासीन भी यहाँ पे हो सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल अवश्य रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर आपको ज़्यादा है, और अपनी सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। इवन इंजरीज और सर्जरीज के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं। मैरिड लाइफ और लव लाइफ पर तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कहाँ लगेगा? कन्या राशि में। अभी मैंने कहा था कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर। 12वें घर में पुनः ग्रहण लगना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। जब 12वें घर में ग्रहण लगता है ना, तो पहला व्यक्ति ना अपने जीवन में बहुत बड़े चेंजेस लाने के लिए तत्पर हो जाता है कि हाँ, मुझे कुछ बदलना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, और उसके सामने वो क्लैरिटी भी आती रहती है कि हाँ भाई, मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए। अधिकतम क्या होता है ना, हम अपने जीवन में बहुत लेटर जाके कभी कभी क्लियर होते हैं। कुछ लोग तो पहले हो जाते हैं, लेकिन
ये भी चाहिए वो भी चाहिए। एक आफ्टर अ सर्टेन एज आपके पास 10 करोड़ हो या 100 करोड़, कितना ही उसका ले लोगे, क्या ही कर लोगे, वो तो फिर लालच ही है ना। उसके बाद तो अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो एक सर्टेन अमाउंट में भी जी सकते हैं, पर अंत तो लालच का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, 12वें घर में जब व्यक्ति के ग्रहण लगता है तो उसके मन में एक क्लैरिटी आ जाती है कि भाई अब मुझे ये चीज़ पे काम करना है, ये नहीं करना, इन चीज़ों पे ध्यान देना है, इन चीज़ों पे नहीं देना, और वो व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर देता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने शुक्र केतु की युति की बात करी और उसके तुरंत बाद ग्रहण लग गया 12वें घर में। अभी हमने सेहत की बात करी थी, इंजरी सर्जरीज की बात करी थी। उसके बाद 12वें घर में ग्रहण लगना, यानी कि ये जो टाइम होगा सितंबर का, 15 सितंबर के बाद से 1 महीना मान के चलिए, क्योंकि 22 को ग्रहण लग गया, सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। सडन हेल्थ इश्यूज, सडन इंजरीज, डॉक्टर्स विजिट, जिनको ऑलरेडी क्रॉनिक डिजीज चल रही थी उनको बहुत दिक्कत होगी, और हेल्थ वाइज ये बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम होने वाला है। अच्छी चीज़ ये है कि सप्तम, छठे से सप्तम में बैठे हैं और वक्री शनि देख रहे हैं, अचानक से कुछ लीगल मैटर्स को सॉल्व करने का मौका मिल सकता है, पर सेहत वाइज बिल्कुल अच्छा नहीं है और बहुत खर्चे भी आपके होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये खर्चे आपके सेहत पर ही होंगे। तो ये जो ग्रहण लग रहा है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि इसमें सूर्य इन्वॉल्व है, क्योंकि सूर्य ग्रहण और शनि का प्रभाव, यहाँ पे सरकारी बाधाएं, सरकारी प्रॉब्लम्स और सरकारी कार्यों का अटकना, ये भी आपको तंग कर सकता है। तो ये जो ग्रहण आपके लिए लग रहा है थोड़ा सा कष्टकारी अवश्य दिख रहा है। चलते हैं 7वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र का नीच का होना और शनि के साथ समसप्तक योग। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा, वो आपके 12वें घर में आ जाएंगे। पहली चीज़ तो वो नीच के हो गए, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता कि नीच का ग्रह बुरा होता है, लेकिन कुछ प्रभाव तो होता है, लेकिन यहाँ पे वो लग्नेश है। अच्छी चीज़ों से फिर से शुरुआत करेंगे। अष्टम के स्वामी 12वें घर में विपरीत राजयोग और लाभेश के साथ बैठे हैं, कुछ टाइम के लिए सूर्य के साथ युति होगी उनकी, और आपके जो योग कारक ग्रह हैं भले ही वक्री हैं लेकिन शनि है, तो पुनः पैतृक संपत्ति के कार्य आगे बढ़ेंगे, विदेश के कार्य जो अटक रहे थे आगे बढ़ेंगे, विदेश में जॉब ढूंढने के लिए भी अच्छा योग है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण से शनि देख रहे हैं, और लाभ स्थान के स्वामी सूर्य भी साथ में। लेकिन अभी हमने मैरिड लाइफ की बात करी, उसमें कोई बहुत सुधार नहीं आएगा, बल्कि अब एक वक्री ग्रह का प्रभाव जो कि शनि है सेपरेटर, उनका प्रभाव भी आएगा, तो मैरिड लाइफ में कॉन्टिन्यूसली प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन हेल्थ पर और भी बुरा प्रभाव हो सकता है। तो जो शुक्र केतु की युति के साथ स्टार्ट हुई थी हेल्थ इश्यूज, फिर ग्रहण लगा 15 सितंबर को शुक्र केतु युति हुई, फिर 22 सितंबर को ग्रहण लगा 12वें घर में, और फिर पुनः ये लग्नेश शुक्र का 12वें घर में जाकर नीचस्थ हो जाना, वक्री ग्रह का प्रभाव, ये अंकित कर रहा है कि 13 सितंबर के बाद के 1-2 महीने हेल्थ के लिए, तुला के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। काफ़ी हेल्थ इश्यूज यहाँ पे आएंगे, और क्रॉनिक डिजीज़ तो है ही, नई बीमारियाँ भी यहाँ पे आ सकती हैं। हड्डियों के रोग, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, बहुत वीक फील करना, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, आँखों के बहुत प्रॉब्लम्स, रेटिना के इश्यूज़, कैटरैक्ट्स, कई प्रकार की, इवन डेंटल प्रॉब्लम सडनली, बहुत सडनली तो नहीं होता, पता बाद में चलता है यूजुअली, ऐसा तो डेंटल प्रॉब्लम टेक्स टाइम, पर हमें पता बाद में चलता है जब दर्द होती है, कुछ ऐसा होता है, तो वो ये टाइम है जब आपको सेंसिटिविटी या सब हो सकती है। तो ये, और खर्चे तो असीमित होने वाले हैं। तो ये शुक्र का गोचर, क्योंकि वो लग्नेश है, उनकी स्थिति का खराब होना डायरेक्ट इम्पैक्ट आप पर डालेगा ही, तो यहाँ पे थोड़ा बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं 8वें योग की तरफ, जो कि है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2025, सूर्य नीच और उनका राहु से दृष्टि संबंध है। सूर्य 17 अक्टूबर को लग्नस्थ हो जाएंगे, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वो मंगल के साथ भी रहेंगे, बुध भी यहाँ पे रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम सूर्य की ही चर्चा करेंगे। पहला तो नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता आज के टाइम में, हर बार कहता हूँ, और वो लाभेश हैं। अब लाभेश का यहाँ पे आना और उनकी युति मंगल के साथ, मंगल कुछ टाइम तक रहेंगे यहाँ पे, लंबे अरसे तक साथ देंगे सूर्य का, तो यहाँ पे उनकी सूर्य से युति, और सूर्य लाभेश है, मंगल धनेश है, ये अचानक से धन की प्राप्ति, इवन प्रमोशन के योग भी बनाते हैं, क्योंकि मंगल सप्तमेश है और सूर्य आपके कारक हैं प्रमोशंस के, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और धन योग तो बहुत शुभ यहाँ पे है, और क्योंकि बुध भी कुछ टाइम के लिए होंगे जो लक्ष्मी स्थान के और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भौतिक रूप से ये सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है। और क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव भी उन पर है,
तो अचानक से धन कमाने के नए अवसर, नए मौके आपको प्राप्त होंगे। वैसे तो गुरु की दृष्टि भी है, लेकिन गुरु अगले ही दिन राशि बदल लेंगे 18 तारीख को, तो उनकी दृष्टि का ज़्यादा प्रभाव रहेगा नहीं, उनको देखेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि राहु का प्रभाव है। अब राहु ठीक है, वो अनकन्वेंशनल तरीकों से पैसा आदि सब दे सकते हैं, ये प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा योग है, अथॉरिटी के लिए भी अच्छा योग है, दो अथॉरिटेटिव ग्रह। लेकिन राहु का सूर्य पर प्रभाव और सप्तमेश मंगल पर भी प्रभाव, ये एक ही चीज़ नेगेटिव हो सकती है कि आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं और आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास किया जा सकता है। तो अगर आप ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम बहुत है, पहचान बहुत है, या कुछ ऐसे पद पर हैं जहाँ पे गरिमा होती है, बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि आपकी गरिमा, आपकी गुडविल, आपके नाम पहचान, आपके अस्तित्व को बिगाड़ने का प्रयास लोग करेंगे, शत्रु करेंगे। तो बाकी सब तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बस यही एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है, जिस पे बहुत ध्यान देना है। इवन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी, क्योंकि मंगल कारक, सूर्य एसेट्स के भाव के स्वामी, और मंगल सप्तम से लाभ के स्वामी भी है, और मंगल की दृष्टि भी चौथे से लाभ के स्वामी, और मंगल की दृष्टि भी चौथे पर है। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि प्रॉपर्टी लेने की तो भौतिक रूप से तो बहुत अच्छा ही है, बिजनेस में लाभ, प्रमोशन। लेकिन जो मैंने कहा एक चीज़, उसको लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ में कोई बहुत सुधार इससे होगा नहीं, क्योंकि सूर्य भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कंसिडर नहीं किए जाते। चलते हैं नवे योग की तरफ, जो कि है गुरु का राशि परिवर्तन। गुरु कर्क में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, लेकिन यहाँ पे वक्री हो जाएंगे। तो जो अच्छा प्रभाव उनका है ना, वो 11 नवंबर तक ही है, बाकी मैं आऊँगा उस पर। यहाँ पे कुछ भ्रांतियाँ दूर करना चाहता हूँ, कुछ कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है ना, जिन लोगों को ज्योतिष आता भी नहीं है, मैं तो आजकल खुद देख के हैरान हूँ, जो कुछ लोग या तो राइटर हैं या कुछ भी हैं, कुछ भी, वो ज्योतिष के नाम पर आजकल कहीं से लिखकर, स्क्रिप्ट लिख के कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, और ज्योतिष के नाम पर कुछ भी बोला है। 2 अगस्त को ग्रहण कर दिया कुछ लोगों ने, और अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 7 साल तक गुरु अतिचारी रहेंगे, 6 साल तक गुरु अतिचारी रहेंगे। ये ज्योतिषीय रीजंस अगर देखें या कारण देखें, संभव ही नहीं है। कोई भी ग्रह अतिचारी कुछ टाइम के लिए होता है, वक्री कुछ टाइम के लिए होता है, उसके पीछे उनकी सूर्य से गति होती है। ऐसा नहीं कि गुरु इसी साल अतिचारी हो रहे हैं, गुरु हर साल अतिचारी होते हैं। अभी क्या हो रहा है, और कुछ आने वाले सालों में भी होगा, कि वो अतिचारी अवस्था में जब होंगे तो उनकी स्पीड के कारण, या जिस डिग्री पे वो अतिचारी होंगे, वो कुछ टाइम के लिए आगे, जैसे इस टाइम मिथुन में उनको होना चाहिए, वो कुछ टाइम के लिए आगे आ गए 18 अक्टूबर को, और 5 दिसंबर को वापस आ जाएंगे। और अगर हम गुरु की यहाँ पे उनका डिग्री वाइज देखें, तो वो 0 डिग्री पे ही ऑलमोस्ट रहेंगे कर्क में, बहुत आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि जैसे ही वो कर्क में एंटर करेंगे कुछ टाइम बाद उनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि गुरु 7 साल के लिए अतिचारी होंगे, बस ये है कि हाँ, उनका प्रभाव अगले कुछ सालों में भी, जितना मैंने देखा है, कि वो कुछ टाइम के लिए आगे वाली राशि में जाएंगे। हाँ, उसका इम्पैक्ट अवश्य होता है, क्योंकि एक ग्रह अपनी नॉर्मल अवस्था से हटा और वो उच्च का, यहाँ पे तो वो उच्च के हो रहे हैं। तो कुछ टाइम के लिए, अगर 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक की स्पेशली बात करें, आपके उपचे भाव के स्वामी, 2 उपचे भावों के स्वामी 10वें घर में उच्च के हो गए। ये करियर में बहुत अच्छा लाभ दिखाएगा। कुछ लोगों के प्रमोशंस, जॉब चली गई थी जो जॉब प्राप्ति के योग, और कार्य क्षेत्र में अपने आप को साबित करने के योग यहाँ पे बन जाते हैं। गुरु क्योंकि यहाँ से धन स्थान को देखेंगे और उच्च के गुरु हैं, तो अचानक से धन की वृद्धि, धन की प्राप्ति और करियर में पैसा बढ़ना, और छठे घर पर उनकी दृष्टि, जहाँ पर एक वक्री ग्रह बैठा होगा शनि, ये राशि बदल कर आगे गए हैं, ये वक्री हैं। तो लीगल एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम्स या कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका, प्रॉब्लम्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका, और कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने का मौका बहुत अच्छा है। 10वें घर में गुरु आकर अचानक से नाम बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, और व्यक्ति की अथॉरिटी को भी बढ़ाते हैं, व्यक्ति के अंदर शुभत्व भी बढ़ाते हैं। उच्च के गुरु भाग्य के कारक, यानी कि न केवल कार्य क्षेत्र में बल्कि जीवन में कई बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा। और ये गुरु चौथे घर को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने के लिए भी योग अच्छे हैं, और इवन घर में चल रही दुविधाओं को दूर करने के लिए भी अच्छा है। तो ये गुरु का एटलीस्ट 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का जो प्रभाव है, ये आपके लिए काफ़ी सुखद, काफ़ी शुभ अनुभव, स्पेशली कार्य क्षेत्र और जीवन में शुभता और प्रैक्टिकलिटी और प्रोडक्टिविटी, इन सभी पर देकर जाएगा। 11 नवंबर को हम आएंगे, वहाँ से थोड़ा सेंसिटिव टाइम आपका स्टार्ट हो सकता है। चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है मंगल बुध की युति, लेकिन उसमें बुध का वक्री हो जाना, और उन पर
गुरु की दृष्टि। अब ये समझना पड़ेगा कि ये गुरु भी वक्री हो जाएंगे। हम 10 नवंबर की बात कर रहे हैं बुध की, तो 11 नवंबर को बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो ये 10 को बुध वक्री होंगे, 11 को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। तो ये बुध और गुरु दोनों ही वक्री होंगे। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है, मैं ज़्यादा उसको अंकित करूँगा नहीं, लेकिन ये बुध पतित भी हो जाएंगे। आई थिंक 25 के आसपास, नवंबर के आसपास 25-26 ये वापस गिर जाएंगे तुला में। खैर, दूसरे घर में वक्री बुध और मंगल दोष बनाकर बैठे हुए हैं, स्वराशि के हैं। तो मैरिड लाइफ पे तो इसका कोई बहुत शुभ प्रभाव होगा नहीं, बल्कि नेगेटिव ही होगा। बुध क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं और मंगल सप्तमेश है, और बुध लीगल चीज़ों के कारक हैं, 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो ये जैसा मैंने कहा, अभी पहले भी कहा था कि मैरिड लाइफ में दिक्कत शुरू हो जाएगी, और ये यहाँ तक आते आते इवन लीगल साइड चीज़ें जा सकती हैं। अच्छी चीज़ों की पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बुध लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, मंगल धन स्थान के स्वामी है। तो ये पैसे कमाने के नए योग, बिजनेस में अचानक से बड़ा कुछ काम, करियर में भी एक्स्ट्रा पैसा, और धन के रूप में बहुत अच्छा है। 12वें घर के स्वामी भी हैं बुध, तो विदेश से पैसा, विदेश से इनकम, इसके योग भी बन जाते हैं। और क्योंकि 2 उपचे घरों के स्वामी गुरु भी देख रहे हैं, भली वक्र अवस्था में है, तो पैसा रुका हुआ हो, काम रुका हुआ, धन से संबंधित काम रुके हुए हों, उनमें पूर्णता दिखाता है। लेकिन बुध बुद्धि है, और उनका वाणी के स्थान में वक्री हो जाना, और वो भी मंगल के साथ, जो आपके प्रबल मारक हैं। और बुध क्या है, 12वें घर के स्वामी हैं। पहला तो इसका प्रभाव सेहत पर बहुत बुरा पड़ेगा। सेहत के लिए कॉन्टिन्यूसली देखिए, तुला के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। मारक भाव में मारकेश बैठे हैं, दूसरा भाव सप्तम भाव मारक भाव, मंगल यानी कि मारकेश बने, और बुध 12वें घर के स्वामी। अचानक से हेल्थ इश्यूज और डॉक्टर्स का चक्कर, और इवन बहुत बड़े खर्चे भी दिखाता है। लेकिन कुटुंब भाव में एक वक्री बुध, यानी कि घर में बहुत कलह कलेश, और वाणी के कारण शत्रुता। आप देखेंगे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएंगी, लेकिन अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और सेहत पर भी बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। तो जहाँ थोड़ा सा इसका अच्छा इम्पैक्ट है, वहीं वाणी पर, बुद्धिमत्ता पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और जितना कम बोल सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुटुंब में तो छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे, और मैरिड लाइफ पे भी अच्छा प्रभाव नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा, और क्योंकि एक वक्री ग्रह ही देख रहा है, तो चीज़ों को संभालने का और ठीक करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ये तो वो टाइम है जब आप झगड़ों को, आर्ग्यूमेंट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें, जितना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सेंसिटिव टाइम अवश्य ये दिख रहा है आपके लिए, इस पर ध्यान अवश्य लगाइएगा। चलते हैं अगले 11वें योग की तरफ, जो कि है गुरु का वक्री हो जाना। गुरु वक्री हो जाएंगे कब, 11 नवंबर को, और फरवरी तक आई थिंक वक्री ही रहेंगे, पर हम तो यहाँ पे दिसंबर तक की ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ से ना सेंसिटिव टाइम शुरू होता है, क्योंकि गुरु वक्री होकर वापस आ जाएंगे 5 दिसंबर को मिथुन में, लेकिन 11 नवंबर से 5 दिसंबर बहुत बहुत कष्टकारी टाइम आपके लिए रहने वाला है। काफ़ी सेंसिटिव टाइम कई लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में एक ग्रह वक्री हो गया, जो अपनी स्थिति से भी हिला हुआ, उनको मिथुन में होना चाहिए था। वक्री भी है, विकृत भी है, तो ये समय थोड़ा कष्टकारी जा सकता है। कुछ लोगों की सडन जॉब जाने का योग बनेगा। आपके अपने भाई बहनों से, दोस्तों से संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं, स्पेशली भाई बहनों से। लीगल प्रॉब्लम्स में आप फंस सकते हैं, जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाना जीवन में। यहाँ से क्योंकि गुरु धन स्थान को देखेंगे, तो गलत फाइनेंशियल निर्णय, गलत इन्वेस्टमेंट्स, गलत चीज़ों का उपयोग वाणी द्वारा, और कुटुंब में दिक्कत। और क्योंकि हमने कुटुंब की बात करी, चौथे घर को भी देख रहे हैं, फैमिली इश्यूज, तो ये टाइम बहुत सेंसिटिव रहने वाला है। क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे गुरु केवल वक्री नहीं हुए, वो नॉर्मल जगह से हटकर वक्री हुए हैं, वापस जाएंगे उधर, लेकिन बहुत सेंसिटिव। जैसे मैंने कहा, कई लोगों की सडन जॉब जा सकती है, कई लोगों के जॉब नहीं गई तो कार्यक्षेत्र में बहुत दिक्कत, गलतियाँ, नाम खराब होना, झूठे आरोप लगना, और जैसा मैंने कहा लीगल कॉम्प्लिकेशंस में कुछ लोग यहाँ पे बिना उनकी गलती, कभी कभी होता है कि कोई प्रॉब्लम हुई कि आपका नाम किसने लिखवा दिया। अब भाई जब इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ होगा तो अलग बात है, पर नाम एक बार आना बहुत दिक्कत होती है। हमारे देश में एक बार आपका नाम आ गया किसी कंप्लेंट में भी, मैं एफआईआर की बात भी नहीं कर रहा, उसमें भी कंप्लेंट में भी अगर नाम आ गया तो फिर बहुत दिक्कत होती है व्यक्ति को।
वो जब इन्वेस्टिगेशन कब होगी कब नहीं होगी, तब तक व्यक्ति को और स्पेशली एक व्यक्ति जिसने कुछ किया नहीं है, हर एक नॉर्मल व्यक्ति तो ऑब्वियसली उसको ये बोल देना कि भाई आपको पुलिस स्टेशन जाना है, अदालत जाना है, वो घबरा जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ना केयरफुल रहेगा, क्योंकि ना आप कई चीज़ों में फंस सकते हैं, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत स्टार्ट हो सकती हैं, और ये बहुत सेंसिटिव 3 हफ्ते रहने वाले हैं, जिसमें पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सब में समन्वय बिगड़ सकता है। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पर। चलते हैं 12वीं भविष्यवाणी की या 12वें योग की तरफ, जो कि है गुरु ग्रह की या गुरुदेव की घर वापसी। वापस मिथुन में आ जाएंगे, कुछ टाइम के लिए आगे गए, चक्कर लगाकर एक वापस आ गए। यहाँ से चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी। वक्री तो रहेंगे फरवरी तक, पर देखिए वो वापस आ गए अपनी जगह पर। वो अब लग्न को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ से चीज़ें व्यवस्थित होना शुरू होंगी। थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा भाग्य का साथ मिलेगा। जो एक उथल पुथल 11 नवंबर से मची थी 5 दिसंबर तक, वो कम होना शुरू हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ से बच के रहना, अभी अभी ये वापस आए हैं, गिर के आए हैं, इसको पतित होना ही कहेंगे, क्योंकि आगे की राशि से वापस आए हैं। आए तो अपने नॉर्मल राशि में है, लेकिन पतित कहना ही इसको कहेंगे। और इस टाइम पे ग्रह बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पर एक अपने पिताजी की सेहत, दूसरा अपने बॉसेस से संबंध, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए कि गुरु की घर वापसी जीवन में धीरे धीरे करके आपके स्थिरता लाना शुरू कर देगा, और जीवन में थोड़ी शुभता, थोड़ी सकारात्मकता और उत्साह वापस आना आरंभ हो जाएगा। चलते हैं 13वें योग की तरफ, जो कि है मंगल गुरु का समसप्तक योग। 7 दिसंबर को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके तीसरे घर में आके बैठ जाएंगे। पहले तो बहुत अच्छी अवस्था है मंगल की, तीसरे घर के मंगल बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो क्योंकि आपके सप्तमेश हैं, धनेश हैं, उनका तीसरे घर में जाके स्ट्रांग अवस्था में आ जाना अपने आप में बताता है कि साल का अंतिम भाग चीज़ों को सुधारने के लिए है, संभालने के लिए है। नवंबर का महीना थोड़ा उथल पुथल मचाएगा, लेकिन ये मंगल का ठीक हो जाना, 5 दिसंबर को गुरु का वापस आ जाना, ये दिखाता है कि साल का अंत आते आते चीज़ों को ठीक करने का अवसर में मिलेगा। करियर में जो दिक्कत आई थी वो ठीक होंगी, पैसों से संबंधित कार्य पूर्ण होंगे, और क्योंकि सप्तमेश है मंगल और उन पर नवम में बैठे गुरु की दृष्टि, और ये गुरु की ही राशि है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता, भाग्य का साथ, चीज़ों को रिपेयर करने का मौका। रिपेयर करना मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई इक्विपमेंट रिपेयर करें, यानी कि चीज़ों को दुरुस्त करने का मौका, चीज़ों को सुलझाने का अवसर मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा। सप्तमेश है तो बिजनेस में लाभ प्राप्त होंगे, धनेश है यानी कि पैसा रोका हुआ नया पैसा कमाने का मौका, और गुरु मंगल का समसप्तक होना पराक्रम और भाग्य की निशानी होती है, दोनों साथ में आ जाते हैं। और बैठे भी आपके अगर देखें तो एक पराक्रम और भाग्य स्थान में, यानी कि भाग्य पराक्रम का अनूठा संगम, और साल का अंतिम महीना आपके लिए कई प्रॉब्लम्स का निवारण आपके लिए लेके आएगा। तो ये जो युति है काफ़ी अच्छी आपके लिए दिख रही है। चलते हैं 14वें और आखिरी योग की तरफ, जो कि है 20 दिसंबर को मंगल शुक्र सूर्य युति और उन पर गुरु का प्रभाव, गुरु की दृष्टि। सूर्य तो ऑलरेडी आ जाएंगे 16 के आसपास, शुक्र का गोचर होगा 20 तारीख को। बहुत अच्छा है ये योग भी, बहुत अच्छा है, क्योंकि पहला इसमें लग्नेश इन्वॉल्व है, शुक्र, धनेश इन्वॉल्व है, मंगल जो सप्तमेश भी है, और लाभेश भी। तो धनेश मंगल, लाभेश सूर्य, लग्नेश शुक्र, इनका इन्वॉल्वमेंट साथ में होना बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा करता है। और सब नवम में बैठे गुरु जो तीसरे घर के स्वामी है, अभी हमने मंगल गुरु की बात करी ही, ये बहुत सौभाग्यशाली योग है, क्योंकि अष्टमेश भी शुक्र है, तो ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, और ये दिखा रहा है कि साल का अंतिम जो दिसंबर का महीना है, ये सारे ही योग आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो जो उथल पुथल लेट्स से कि अक्टूबर के अंत में नवंबर में मचेगी, उसको सुधारने का मौका, नया उत्साह। कभी कभी होता है साल के अंत में हम चीज़ों को ख़त्म करने की तरफ जाते हैं, ये दिखा रहा है कि साल का अंत आपके लिए जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आ सकता है। करियर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना हो, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना हो, नई स्किल्स सीखनी हो, अपने दुश्मनों को हराना हो, जॉब चली गई थी जॉब प्राप्ति दोबारा, बिजनेस में गलत निर्णयों को ठीक करने की बात हो, और अपने
आप अपने ऊपर काम करने की बात हो, क्या मुझे कुछ सीखना है, करना है, नया आगे बढ़ना है, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये साल का अंतिम महीना कहीं न कहीं तुला के लिए बहुत चीज़ों को ठीक करने वाला है। जैसे मैंने कहा, नवंबर थोड़ी उथल-पुथल लेकर आएगी, शुक्र-केतु युति भी हुई थी तो वहाँ से भी प्रॉब्लम्स होंगी। पर साल का अंतिम भाग कई चीज़ों को ठीक करके आपके जाएगा। तो ये 14 विशेष योग हैं। ऑब्वियसली सारी चीज़ें मैंने कवर नहीं करी हैं, सारे गोचर, पर 14 एक प्रमुख योग जो मेरे हिसाब से प्रभाव डालेंगे उनकी विवेचना करी है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, एक-एक बार ही करने हैं। एक पात्र में दूध, सफ़ेद तिल, काले तिल और जौ के दाने और शहद ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। 4 घी के और 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करें। सफ़ेद पुष्प भी अर्पण करें और रुद्र गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इसका जाप करें 108 बार। दूसरा उपाय है दुर्गा मंदिर में जाकर घर में बने बेसन के हलवे का भोग लगाएं माता को। घर में भी कर सकते हैं अगर नहीं जा पा रहे, मंदिर जाएंगे तो बहुत अच्छा है। गुलाब के पुष्प की माला और 2 मीठे पान अर्पण करें और दुर्गा जी की एक बार आरती करें और दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ करें और किसी भी मंदिर में आटे का, गेहूं के आटे का, चावल का और दही का दान करें। ये उपाय करेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।